गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिहेवियर डिसऑर्डर के अगले चैप्टर टेम्पर टेंट्रम के बारे में बात करेंगे। टेम्पर टेंट्रम क्या होता है? टेम्पर टेंट्रम मीन्स होता है जल्दी गुस्सा आना। ठीक है, बहुत तेज़ी से चिड़चिड़ा हो जाना। बच्चा जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दी गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है, किसी की नहीं सुनता है। इस चीज़ को बोलते हैं टेम्पर डिसऑर्डर। ये भी एक बिहेवियर डिसऑर्डर का टाइप है। डेफिनेशन की हम बात करें तो फ्रॉम द एज ऑफ 18 मंथ्स टू 3 ईयर द चाइल्ड बिगिंस टू डेवलप ऑटोनॉमी एंड स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम प्राइमरी केयर गिवर। यानी कि 18 से 3 साल की एज में बच्चे क्या होते हैं कि अपने आप को खुद सेल्फ करने की कोशिश करते हैं। तो वो उसमें क्या करते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं और केयर गिवर से जो उसको देखभाल करता है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी देखभाल कर रहा होता है, उनसे वो सेपरेशन लेने की कोशिश करते हैं, अलग होने की कोशिश करते हैं। और उसी चक्कर में वो क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, एंगर होते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। इसी कंडीशन को बोला जाता है टेम्पर टेंट्रम। When they cannot express their autonomy they become frustrated and angry। जब वो अपनी ऑटोनॉमी नहीं दिखा पाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एंग्री हो जाते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब अपना खुद का प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर जब उनको लगता है कि मेरे नहीं चल रही है तो वो क्या करते हैं, फिर गुस्सा करते हैं और फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। इसी कंडीशन को बोला जाता है टेम्पर टेंट्रम। सम ऑफ देम शो देयर फ्रस्ट्रेशन एंड डेफियंस विथ फिजिकल एग्रेशन और रेसिस्टेंस सच एज बाइटिंग करने लग जाता है, क्राइंग रोने लग जाता है, किकिंग हाथ पैर मारने लग जाता है, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स को सामानों को उठा के फेंकने लग जाता है, हिटिंग एंड हेड बैंगिंग अपने उसको सिर को इधर उधर मारने लग जाता है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ फिजिकल एग्रेसिव बिहेवियर नॉन एज टेम्पर टेंट्रम। इस कंडीशन को टेम्पर टेंट्रम बोला जाता है। एक बार और देखें, फ्रॉम द एज ऑफ 18 मंथ ऑफ 3 ईयर द चाइल्ड बिगिंस टू डेवलप ऑटोनॉमी एंड स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम प्राइमरी केयर गिवर। When they cannot express their autonomy, they become frustrated and angry. Some of them show their frustration and defiance with physical aggression or resistance, such as biting, crying, kicking, throwing object, hitting, and head banging. This kind of physical aggressive behavior is known as temper tantrum। यानी कि वही 18 से 3 साल की एज में बच्चा जब अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्ता नहीं दिखा पाता है, अपना खुद का प्रभाव नहीं दिखा पाता है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, एक दूसरे बिहेवियर में चला जाता है। जो गुस्सा करता है, फ्रस्ट्रेट होता है, एंग्री होता है। ठीक है, बाइटिंग करता है, क्राइंग करता है, किकिंग करता है, ऑब्जेक्ट्स को फेरता है, हाथ पैरों को मारता है, सिर को इधर उधर घुमाता है। इस कंडीशन को बोला जाता है टेम्पर टेंट्रम। इडियोलॉजी की बात करें तो पेरेंटल फैक्टर्स चाइल्ड पर्सनालिटी और अदर फैक्टर्स में काम करते हैं। पेरेंटल फैक्टर्स का मतलब बच्चे, पेरेंट्स जो होते हैं उनको कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, ओवर प्रोटेक्शन, अंडर प्रोटेक्शन, बहुत ओवर प्रोटेक्शन, अंडर प्रोटेक्शन। ठीक है, कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं उनको किसी भी चीज़ के लिए, हर डिमांड उनकी पूरी की जा रही है। फिर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर वो इस तरह के बिहेवियर में ला देते हैं। चाइल्ड पर्सनालिटी, कई बार कुछ बच्चों की पर्सनालिटी भी ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप को आगे शो करने की कोशिश करते हैं, तो वो शो नहीं करने की वजह से वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। अदर फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर भी काम करते हैं। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो नो मीटिंग डिमांड। ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी में क्या होता है, नो मीटिंग डिमांड, वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो किसी से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी कोई डिमांड नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो इस तरह की प्रश्न होते हैं। इंटरप्शन ऑफ प्ले में कोई इंटरप्शन नहीं चाहते हैं कि जब वो खेल रहे होते तो कोई उनको डिस्टर्ब ना करें। ये सारी चीज़ें वो करती, फिर वो इस तरह की कंडीशन करते हैं। थ्रीट ऑफ एब्डोनमेंट। थ्रीट ऑफ एब्डोनमेंट, टेलर एब्डोनमेंट का मतलब वो पूरी तरीके से अपनी किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब उनसे कोई चीज़ मांगी जाती है तो फिर वो फिर इसी कंडीशन में आ जाते हैं। स्ट्रेंजर एंजाइटी, क्रिटिसिज्म, इमिटेशंस, ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्या करती है, जिसकी वजह से बच्चा टेम्पर टेंट्रम में चला जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में देखें तो जब टेम्पर टेंट्रम में होता है बच्चा, तो क्या क्या फीचर्स करता है। स्क्रीमिंग का मतलब चिल्लाना, बहुत ज़्यादा चिल्लाना। वो जब जैसे उसको कोई टेम्पर टेंट्रम का अटैक आता है तो टेम्पर टेंट्रम का अटैक में उनको बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाएगा, चोट करने लग जाएगा, किसी की बाइटिंग, हर चीज़ को काटने लग जाएगा। ठीक है, करने लग जाएगा, अपने को दूसरों को ये करने लग जाएगा। हैमरिंग का मतलब मारना, किसी भी चीज़ को मारने लग जाएगा, अपने हाथों को, पैरों को, सिर को, इन सारी चीज़ों को मारने लग जाएगा। स्टैम्पिंग, फिटिंग, पैरों को मारने लग जाएगा। थ्रेशिंग, आर्म्स को इधर उधर मारने लग जाएगा। किक करने लग जाएगा। थ्रोविंग ऑब्जेक्ट्स को उठा के फेंकने लग जाएगा। रोलिंग ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे इधर उधर गुड़कने लग जाएगा। ये होता है टेम्पर टेंट्रम। इसके मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट में यही है कि पेरेंट्स को जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना होगा, पेरेंट्स को उसको काउंसलिंग और गाइडेंस देना होगा। इसी कंडीशन की वजह से टेम्पर टेंट्रम को बचाया जा सकता है। टेम्पर टेंट्रम ऑफन चीज विद एज रिमूव अंडरलाइंग इनसिक्योरिटी, ओवर प्रोटेक्शन एंड फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड। मैंने बताया कि टेम्पर टेंट्रम में क्या होगा, अंडरलाइंग इनसिक्योरिटी, जो बच्चा इनसिक्योरिटी फील कर रहा है उसको दूर करें। ओवर प्रोटेक्शन जो है उस प्रोटेक्शन को हटाएं। एंड फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड जो है, यानी कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को सही तरीके से
नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं, उसको बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो इनसिक्योर है, ठीक है, तो उसको वो दूर करें पेरेंट्स, और उसके साथ में अच्छा लविंग व्यवहार करें, लविंग बिहेवियर करें, तो उस बिहेवियर से दूर किया जा सकता है। ड्यूरिंग एन अटैक द चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी हिमसेल्फ एंड द अदर। इस अटैक के दौरान बच्चे को एक तो खुद की कोई इंजरी ना हो जाए उससे बचाए, और दूसरों को इंजरी ना हो जाए उससे ही बचाया जाए। डिवाइडिंग हिज अटेंशन फ्रॉम द इमीडिएट कॉज एंड चेंजिंग द इन्वायरमेंट कैन रेड्यूस द टेंट्रम। ठीक है, जहाँ तक कोशिश हो टेंट्रम रेड्यूस करने के लिए उसका इन्वायरमेंट चेंज करने की कोशिश करें, उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करें। Parents should be calm, loving, firm and consistent, and such behavior should not allow the child to take advantage of gaining things। ठीक है, पेरेंट्स कोशिश करें कि जब टेंडर टेंट्रम का बच्चे का अटैक आए तो उस दौरान बच्चा पेरेंट्स जो हैं काम रहें, लविंग रहें, फिल्म रहें, ठीक है, कंसिस्टेंट रहे, अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश ना करें और बच्चे के बिहेवियर को ही चेंज करने की कोशिश करें। उसमें देखें कि उसको बताएं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और उसको एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करें जिससे कि उसको टेम्पर टेंट्रम हटाया जा सके। सम टेम्पर टेंट्रम रिजल्ट फ्रॉम द चाइल्ड फ्रस्ट्रेशन एंड फेलिंग टू मास्टर अटैक। कई फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं और मास्टर अटैक आ जाता है। दिस कैन बी मैनेज बाय डिस्टर्बिंग द चाइल्ड एंड परमिटिंग सक्सेस इन नॉन मैनेजेबल एक्टिविटी, सक्सेस इन मोर मैनेजेबल एक्टिविटी। तो उस डिस्ट्रैक्ट वाली कंडीशन में चला जाता है, तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिस्ट का भी सहारा ले सकते हैं। इग्नोरिंग एन इफेक्टिव वे टू अवॉइड एनफोर्समेंट एंड टेंट्रम, ऑल्दो यंग चिल्ड्रन शुड बी हेल्ड टिल दे रिगेन कंट्रोल। ठीक है, कई बार उस कंडीशन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको इग्नोर किया जाता है, तो इसको टेंट्रम को इग्नोर करके और उनको बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करें। टाइम आउट प्रोसीजर, इन यूजिंग टाइम आउट प्रोसीजर पेरेंट्स शुड नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लिक्ट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मिनट ऑफ आइसोलेशन, द गोल शुड बी हेल्प द चाइल्ड डेवलप सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, कई बार टाइम आउट प्रोसीजर भी किया जाता है कि जिसमें उसको कुछ समय के लिए आइसोलेट कर दिया जाता है जिससे कि उसको हम चेंज कर सकें, उसका बिहेवियर को चेंज कर सकें। इस प्रकार से इसमें किया जा सकता है। ये होता है टेम्पर टेंट्रम। नेक्स्ट आता है ब्रीथ होल्डिंग स्पेल। ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स में क्या होता है कि कई बार ऐसे अटैक्स आते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्राइम करता है, तो उसको क्या होता है, उसको वो साइनेटिक और पैलेट हो जाता है। साइनेटिक का मतलब बहुत ज़्यादा रोने से उसके रेस्पिरेशन में फ़र्क पड़ सकता है, तो इस वजह से उसको धीरे धीरे मतलब कई बार बहुत तेज़ रोने से बच्चा क्या हो जाता है, साइनोटिक अटैक में चला जाता है, यानी कि बहुत जोर वो हाँ सांस लेने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। इसको बोलते हैं ब्रीथ होल्डिंग स्पेल। डेफिनेशन की बात करें तो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स आर रिफ्लेक्सिव इवेंट्स इन विच टिपिकली देयर इन ए प्रोवोकिंग इवेंट दैट कॉज एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड चाइल्ड स्टार्ट टू क्राई। The crying stop at full expiration when the child become aponic and cyanotic और पहले। ठीक है, यानी कि वही मैंने बताया आपको, जब बच्चा एंगर होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, फर्स्टेड हो जाता है, तो वो क्या करता है, स्टार्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट करता है, और काफ़ी टाइम लंबे समय तक अगर रोता है तो उसके बाद में जब रोना बंद होता है उसका, तो वो क्या होता है कि लंबे लंबे एक्सपिरेशंस लेता है, बहुत लंबी लंबी सांसें लेता है, जिसकी वजह से वो एपोनिक होता है, फिर ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, साइनोटिक नीला नीला दिखाई देगा या पहले या पीला दिखाई देगा बॉडी, ये देखी इसमें जा सकती है। इंसिडेंस की बात करते हैं 3 इन 4 to 5% ऑफ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, बच्चों के 4 से 5% केसेस में ये देखे जाते हैं। कॉमन इन द चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 1 to 5 ईयर ऑफ एज, 1 से 5 साल के बच्चों में ये चीज़ देखी जाती है। बिगिनस बिफोर 18 मंथ ऑफ एज, और ये स्टार्ट होती है 18 महीने की एज से। कॉमन इन गर्ल्स एंड दोज फ्रॉम लोअर सोशल क्लास एंड न्यूक्लियर फैमिलीज। ठीक है, ज़्यादातर ये गर्ल्स में देखी जाएगी, और लोअर सोशल क्लास और न्यूक्लियर फैमिलीज, जो अलग फैमिलीज मतलब जो अलग अलग रहते हैं, उन फैमिलीज़ में ज़्यादातर, उन फैमिलीज़ के बच्चों में ज़्यादातर देखी जाएगी। टाइप्स देखें 2 प्रकार की, साइनोटिक और पैलेट। साइनोटिक का मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से बॉडी ब्लू पड़ जाना, और पैलेट की वजह से बॉडी पीली पड़ जाना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें की टाइप्स की ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स इसमें देखी जाती है। ईटियोलॉजी की बात करें तो पेरेंटल फैक्टर, अदर फैक्टर और प्रिसिपेंट। पेरेंटल फैक्टर्स इसमें काम करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा एंगर ना करें, फर्स्टेड ना करें, ठीक है, उनके साथ बिहेव अच्छा करें, फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड ना हो, ये सारी चीज़ों की वजह से ये चीज़ें देखने को जा सकती है। मैनेजमेंट की बात करते हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट इसमें है कि उसको कुछ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको हम कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि कोई पेन की क्लियर कर रहा है तो उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। इस प्रकार की फार्मोलॉजी देते हैं। नॉन फार्मोलॉजी में इमीडिएट मेजर्स, जल्दी से तो हम मेज़र करें, उसको रुकने की कोशिश करें, उसको हम सिंपैथी प्रोवाइड कराएं। लॉन्ग टर्म मेज़र कर सकते हैं, पेरेंटल एजुकेशन के द्वारा हम ये कर सकते हैं। एनकोप्रोसिस सॉइलिंग। एनकोप्रोसिस का मतलब एन्यूरेसिस हमने पढ़ा था। एन्यूरेसिस में हमने देखा कि वो यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। एनकोप्रोसिस में क्या होगा कि वो अपने
स्टूल पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कहीं पे भी सॉइलिंग कर देगा। एनकोप्रेसिस रेफर्स टू पासेज ऑफ फीसेस इनटू इनएप्रोप्रिएट प्लेस एट ए व्हेन बॉवल कंट्रोल शुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, यानी कि अपने स्टूल पे नहीं कर पाएगा और कहीं पे भी फीसेस पास आउट कर देगा। इस कंडीशन को बोला जाता है एनकोप्रेसिव। ईडियोलॉजी की बात करते हैं, इनसफिशिएंट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। कई बार उसकी इंटेस्टाइनल कंडीशन खराब हो जाती है, तो इंटेस्टाइनल इनसफिशिएंट इंटेस्टाइन मोटिलिटी की वजह से वो कहीं पे भी बता नहीं पाता है और इनवॉलेंट्री कंट्रोल हो जाता है उसके फीसेस पे, स्टूल पे, और वो फीसेस पास आउट कर देता है। एग्रेसिव एंड प्रोलॉन्ग मेडिकल मैनेजमेंट, कई लंबे समय से उसके कोई लंबा मेडिकल मैनेजमेंट चल रहा हो, जैसे लैक्सेटिव चल रहा हो, एनिमा चल रहा हो, सपोर्टिव चल रहा हो, तो उसमें क्या होता है उस समय भी उसका इनवॉलेंट्री कंट्रोल ख़त्म हो जाता है उस पर, तो इस वजह से स्टूल पे कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो पास आउट कर देता है। एनल फिशर एंड रेशेस, कोई एनल फिशर या रेशेस है तो उस कंडीशन में भी डाइटरी मैनिपुलेशन ऑफ परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई डाइटरी मैन ले रहा हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर इम्प्रूवमेंट एनस, कोई एनस का कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। साइको सोशल स्ट्रेस और इलनेस, कोई स्ट्रेस की कंडीशन में हो या इलनेस की कंडीशन में हो तो भी वो पास आउट कर सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो इनिशियल काउंसलिंग, उसकी इनिशियल काउंसलिंग हो, उसको समझाया जाए कि पैसा नहीं करना है, वो हमेशा बताना है, एक कंप्लीट ट्रेनिंग हो इनिशियल। जैसे मेंटेन रेगिमेंट उसका डाइटरी प्लान जो है प्रॉपर्ली सही तरीके से मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए कि मॉर्निंग में क्या देना है, लंच में क्या देना है, डिनर में क्या देना है, इवनिंग टाइम में क्या देना है, जिससे भी उसके कंट्रोल किया जाए, बॉडी को में दिया जाए, डाइटरी मैनेजमेंट को सही किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है थम सगिंग। थम सगिंग एक सिंपल बिहेवियर डिसऑर्डर है कि बच्चा कई बार क्या होता है कि कुछ फ्रस्ट्रेट होता है, डिप्रेशन में होता है, तो वो कुछ इधर डालता है, थम सगिंग और नाइल बाइटिंग की कंडीशन बोला जाता है। समथिंग मुँह में रखता है, अगर ये हमने टाइम पे नहीं छुड़ाएगी तो एक लंबी बैड हैबिट्स हो सकती है। डेफिनेशन की बात करें तो थम थगिंग इज डिफाइंड एज द हैबिट ऑफ पुटिंग थम इनटू द माउथ मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर समय में बच्चा अपने थम को माउथ में ही रखता है। इट यूजुअली इन्वॉल्व प्लेसिंग थम इनटू द माउथ एंड रिदमिकली रिपीटिंग सकिंग कॉन्टैक्ट फॉर ए प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है। इसमें क्या करता है कि एक तो या तो कभी बीच बीच में थम को माउथ में लेता है या फिर लंबे समय तक ही माउथ में रखता है। इस कंडीशन को बोलता है थम सगिंग। इटियोलॉजी की बात करें तो एक ग्रेटिफाइंग एक्शन स्पेशली अंडर प्लेजेंट अनसेटिस्फाइंग फीडिंग सिचुएशन, जब उसकी बच्चे की फीडिंग कंप्लीट नहीं होती है और वो अपने आप को अनसेटिस्फाई फील करता है फीडिंग में कि उसको वो नहीं दी, तो वो क्या करता है फिर फीडिंग से को सेटिस्फाई करने के लिए थम को माउथ में ले लेता है। ये चीज़ों साइकोलॉजिकल, कई बार साइकोलॉजिकल भी हो जाती है कि उसको कोई भी चीज़ कहीं उसको ऐसा लगता है कि इसको मुझे खाना है, वो नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी वो थंग सकिंग करने लग जाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो पेरेंटल काउंसलिंग में पेरेंट्स के द्वारा ही इसको दूर किया जा सकता है। बच्चे पेरेंट्स ही उसको समझाए कि उसको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमसे मांगे और उसको प्रोवाइड कराया जाए। बिहेवियर थेरेपी, उसके बिहेवियर चेंज किया जाए। और एक यूज़ ऑफ टी गार्ड भी आता है। टी गार्ड का मतलब थंब के ऊपर एक एक देखा जाए तो कवरिंग आती है, उस कवरिंग को लगाया जाता है जिससे कि वो मुंह में नहीं लेने पे उसको अजीब सा फील होता है और उसको नहीं लेता है। पाइका की बात करें, जियोफेजिया भी इसको बोला जाता है। पाइका का मतलब ये है कि जब उसको फीडिंग आइटम को छोड़ के अदर दूसरे फीडिंग प्रोडक्ट्स वो खाने लग जाता है, तो उस कंडीशन अदर फीडिंग नॉन फीडिंग प्रोडक्ट वो खाने लग जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है पाइका इज द हैबिट डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग नॉन इडिबल सब्सटेंस सच एज क्ले, पैंट, चॉक्स, पेंसिल, प्लास्टर फ्रॉम वॉल इटीसी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि क्लॉथ हुआ, इधर से क्या कहता है पेपर हुआ, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो क्या करता है खाने लग जाता है। फीडिंग प्रोडक्ट नहीं खाता है और नॉन फीडिंग प्रोडक्ट खाने लग जाता है, वैसा है पाइका। कोजेस पेरेंटल नेग्लेक्ट, पुअर अटेंशन ऑफ द केयर गिवर, इनएडिक्वेट लव एंड अफेक्शन, मेंटल हेल्थ कंडीशन लाइक मेंटल रिटार्डेड एंड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अगर उसको है तो उस कंडीशन में भी हो जाता है। यानी कि पेरेंट्स उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहा है मना नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिर वो यही करता है। पुअर अटेंशन ऑफ द केयर गिवर, का प्रॉपर पुअर अटेंशन है, सही तरीके से उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये करता है। इनएडिक्वेट लव एंड अफेक्शन, बिना इनएडुकेट लव अफेक्शन, उसको लगता है कि उसके पूरा लव अफेक्शन नहीं आ रहा है पेरेंट्स की तरफ तक, तो वो ये कर सकता है। मेंटल हेल्थ कंडीशन अगर उसकी ख़राब है, जैसे कि वो एमआर है या ओसीडी से ग्रसित है, तो उस कंडीशन में पाइका तो हो सकता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो, किसी उसमें कमी हो, तो उसकी वजह से वो खा सकता है। चिल्ड्रन ऑफ पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फैमिली, माल नरिशन मेंटली सब, कई बार पूरे से उसकी फीडिंग सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, तो वो दूसरी चीज़ों को खाने लग जाता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो एनीमिया उसको हो सकता है, ब्लड की कमी,
सकती है। परवर्टेड एपेटाइट, ठीक है, परवर्टेड एपेटाइट उसकी भूख बेकार हो सकती है, कभी भी उसको प्रॉपर्ली तरीके से भूख नहीं लगेगी। इंटेस्टाइनल पैरास्टोसिस, ठीक है, इंटेस्टाइनल में पैरासाइट्स हो सकते हैं। लेट पॉइजनिंग हो सकती है। विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी होती है। ट्राइकोटिलोमोनिया, किसी भी चीज़ अपने खुद के बालों को वो नोचने लग जाएगा। ट्राइको बेजोयार के मतलब इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंटेंट हो जाना, जिसकी वजह से जिसको बोलते हैं ये पाइका की वजह से इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा, स्टोमक और इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कंटेंट हो जाना, इस कंडीशन को बोला जाता है टाइकोबेजुआ। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द DSM क्लासिफिकेशन, पर्सन सेड टू हैव पाइका ओनली इफ परसिस्टेंट ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ। देखा जाएगा कितने नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस इसने पिछले महीने में खाया है, इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ इधर हैविंग ऑटिज्म देखा जाता है। सिजोफ्रेनिया, कैलिन लेविन सिंड्रोम, ये बहुत सारी सिंड्रोम्स हैं जिससे अगर सिम्टम्स आते हैं तो इससे ही पाइका दिख सकता है। द ईटिंग बिहेवियर इज नॉट कल्चरली सेक्शन, ठीक है, ईटिंग बिहेवियर सही नहीं है तो उस कंडीशन में ही पता लगाया जा सकता है। इफ़ द ईटिंग बिहेवियर अकर एक्चुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर पता जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ द डेफिशिएंसीज, इसकी जो भी डेफिशिएंसीज है उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, ठीक है, यानी कि उससे एक अच्छा डाइट मैनेजमेंट हम प्रोवाइड कराएंगे उसको, उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। पेरेंटल काउंसलिंग के द्वारा ठीक किया जाता है। एजुकेशन गाइडेंस एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन और साइकोथेरेपी के द्वारा ये सही किया जा सकता है